मस्तिष्क में जो सदैव जिंदा रहती है, वो हमको आगे बढ़ने की न केवल प्रेरणा देती है बल्कि वो सुकून भी देती है। और जब सुकून प्रदान होता है तो आदमी को आगे बढ़ने का फिर एक मौका मिलता है, आगे बढ़ने का भरोसा मिलता है। मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हम अपने स्कूली जीवन में लौट आएंगे और जो ये परिस्थितियां हैं इनका मुकाबला करते हुए, क्योंकि बहुत तेजी से परिस्थितियां अभी भी बदल रही हैं, हम फिर स्कूल में आएंगे और अपनी पढ़ाई को उसी ढंग से विधिवत जारी रखेंगे। मैं समझता हूं कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने माई बुक माई फ्रेंड एक अभियान दिया था, याद होगा आपको। तो मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा जरूर कि पेन फ्रेंड कल्चर, उस संस्कृति जो चिट्ठी पत्री की संस्कृति होगी, आप अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे होंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होंगे, और ऐसे मौके पर जो क्रिएटिव आपने किया होगा, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि आप कुछ न कुछ विशेष करके आप करेंगे, वो आपने किया भी होगा, कर भी रहे होंगे, तो अपने मित्रों के साथ जरूर आप उसको बांट रहे होंगे। और जब ये लेखन, जो पत्र लेखन का जो आपका होगा, वो आपकी भविष्य के लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को एक छात्र ने पत्र लिखा और हमको भी बहुत सारे इस तरीके के पत्र आए, जब उस छात्र ने कहा कि इस कोविड के संकट के दौरान मेरी माँ ने मुझको सिलाई कढ़ाई के अनुपम वो सिखलाई हैं, और अब मुझे बहुत खुशी है कि मैं कुछ ऐसी चीजें कर पा रहा हूँ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे भिन्न भिन्न आर्ट में, पेंटिंग हो, चाहे वो क्रिएटिव तमाम प्रकार के लेखन से, कहानियां लिखने से लेकर के कार्टून तक, और आपने भिन्न भिन्न क्षेत्र में बहुत अच्छे तरीके से प्रयोगात्मक जो विज्ञान के अपने घर की वस्तुओं पर जोड़ जोड़ करके आपने कई प्रकार के प्रयोग भी किए। मुझे बहुत खुशी है जब मैं आप मुझसे संवाद करते हैं तो मेरा भरोसा और बढ़ जाता है कि नहीं, मेरे देश के पास, मेरे भावी पीढ़ी में इतनी क्षमता है, प्रतिभा है, और हर समस्या में समाधान करने का रास्ता है, और उसमें वो विजन है। तो मुझे लगता है कि ये जो पत्र आप लिखेंगे, ये ऐतिहासिक विरासत और परिवर्तन के साक्षी भी भविष्य में बन सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप इस समय का अच्छा सा उपयोग कर रहे होंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब पढ़ने की आदत को बनाए रखना चाहिए, आपको याद होगा जब वो हमारे साथ कभी परीक्षा पर चर्चा में मिल जाते हैं, कभी हैकाथॉन में मिल जाते हैं, कभी ध्रुव तारे में मिल जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हमसे बेहद लगाव है, और वो ये महसूस करते हैं कि नहीं, हमारी जो आगे की जो नया भारत है, उस नए भारत के शिल्पी हैं आप। जो 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है, उसके आप शिल्पी हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं है, और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो देश को लीड करेंगे, आप रीड करेंगे तो देश को लीड करेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो ये वाक्य है, हम हमेशा मन में संजो करके रख रहे होंगे। जैसे आपने जन्मदिन के समय, पीछे के समय हमने कहा था कि एक पेड़, जब आप अपने जन्मदिन को मनाते हैं तो एक पेड़ का जरूर रोपण आप करेंगे। और मुझे ये खुशी है कि न केवल आपने उसको किया, बल्कि अपने परिवार के लोगों को भी आपने प्रेरित किया। मेरे पास तमाम ऐसी सूचनाएं हैं, मेल है, संदेश है, जब छात्र छात्राओं ने कहा कि न केवल हमने, बल्कि हमने अपने परिवार के लोगों को भी, जब जन्मदिन पर बजाय होटलों में, बड़े बड़े होटलों में जाने के बजाय हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, कुछ रचनात्मक काम किए, उनके जिसका भी जन्मदिन था उससे भी आगे प्रेरित किया कि नहीं, वो भी अपने जन्मदिन पर जरूर एक पेड़ लगाए। मुझे बहुत खुशी है कि आप परिवर्तन के ध्वजवाहक भी बन रहे हैं, और आपने एक नई संस्कृति को भी पैदा किया कि अपने जन्मदिन पर आप पुस्तक को भेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये पठन पाठन की जो संस्कृति है, ये हमारी जो ताकत है उसको और बढ़ाएगा।
कुछ राज्यों ने पीछे के समय जब हमने राज्यों पर इस बात को छोड़ा था और अब बार बार आप पूछ रहे थे कि कब स्कूल खुलेंगे, और देश के विभिन्न राज्य, ये देश 130 करोड़ लोगों का देश आप समझ सकते हैं। और इस देश, ये दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में हमने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध किया था कि वो अपने राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने स्कूलों को खोलें। पीछे के समय में 17 राज्यों ने अपने स्कूलों को खोला है। हालांकि अभी छात्र संख्या बहुत कम जा रही है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां होंगी वैसे वैसे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सामने आपकी सुरक्षा और आपकी शिक्षा, ये दोनों बहुत जरूरी है। आपकी सुरक्षा पहले और आपकी शिक्षा फिर उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहे। और इसलिए जो अध्ययन, सीखने और सिखाने की जो ये लॉकडाउन के दौरान की जो ये प्रक्रिया में थोड़ा सा व्यवधान आया है, मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी ये व्यवधान दूर होगा। लेकिन आपका जो उत्साह है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तो पीएम ई विद्या जैसे व्यापक पहल जो शुरू हुई है, और डिजिटल के माध्यम से, ऑनलाइन और रेडियो के माध्यम से की मदद से 33 करोड़ छात्र छात्राओं तक जो पाठ्यक्रम को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, ये दुनिया में अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि इस देश की यदि आप देखेंगे तो 1000 से अधिक यहाँ विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1 करोड़ 9-10 लाख अध्यापक हैं, और 15 लाख से भी अधिक इस देश में स्कूल हैं। और यदि छात्रों की संख्या को मैं कहूंगा तो जितनी कुल आबादी अमेरिका की नहीं, उससे भी ज्यादा 33 करोड़ से भी अधिक इस देश में छात्र छात्रा हैं। आप समझ सकते हैं कि दुनिया का कितना बड़ा विस्तार लिए हमारा देश है। और इसीलिए हमने स्वयं है, दीक्षा है, स्वयं प्रभा है, तमाम आईआईटी, पाल, शिक्षा वाणी, पॉडकास्ट और साइन लैंग्वेज जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और प्रज्ञाता गाइडलाइन के माध्यम से समय समय पर विभिन्न निर्देश भी लगातार स्कूलों को जाते रहे, जो आप तक आते रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सीबीएसई द्वारा जो आयोजित 10वीं कक्षा की जो परीक्षा हुई, उसमें 91% छात्रों ने सफलता अर्जित की है ऐसे समय में भी। और इस परीक्षा में कुल 17,50,000 छात्र बैठे थे, और जिसमें 16 लाख से भी अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। 13 छात्रों ने 10वीं की परीक्षा में 500 अंकों में से 499 अंकों तक लेकर के टॉप किया। कितनी बड़ी बात है, 13 छात्र जो 500 में से 499 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 99% से अधिक छात्र छात्रा इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, और सीबीएसई को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो सफलता का शानदार प्रदर्शन आपने किया है, और सीबीएसई की 21वीं जो 12वीं की जो क्लास है उसका रिजल्ट भी अद्भुत था। 12 लाख छात्रों में से 10,50,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए, और छात्रों की सफलता का प्रतिशत पिछले वर्ष के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि कोविड के इस दौरान भी आप लोगों ने जिस तरीके से, जिस हौसले के साथ अपनी परीक्षाओं को दिया है, वो अद्भुत है। त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे क्षेत्र में छात्रों ने इन परीक्षाओं में जिस तरीके का अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं उन सभी छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। और एक ये भी मुझे अच्छा लगा कि अब सीबीएसई ने अपने उससे फेल शब्द को ही हटा दिया है। परीक्षण प्रक्रिया से फेल शब्द को हटा दिया है। अब कोई फेल नहीं होगा, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धा और आगे तेजी से बढ़ेगी, और किस ढंग से उसकी आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से उसको अब नई चुनौतियों का मुकाबला करना है, आपके लिए बड़ा मैदान खाली है।
परीक्षा से जुड़ी जो मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर करने की दृष्टि से भी ये बहुत अहम कदम हम लोगों ने उठाए हैं। और सीबीएसई की जो 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए उसको 30% इस पाठ्यक्रम को भी सीबीएसई ने कम किया है। मैं ये समझता हूं कि जो नीट जेई की जो परीक्षाओं से जुड़ा विषय है वो भी आपके सामने कई बार लगातार आ रहा है, और मुझे लगता है अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे इसको करके। जेई और नीट की परीक्षाएं क्या हूं, कैसे हूं, कब हूं, क्या हूं, और हूं नहीं हूं, बहुत सारे सवाल जरूर आपके मन में उथल पुथल मचा भी रहे होंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जेई की समय पर परीक्षा दी, आपके वर्ष को खराब नहीं होने दिया। जेई एडवांस के समय पर परीक्षा की, और नीट की भी समय पर, और नीट दुनिया का इस कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है, और बहुत सावधानी पूर्वक बहुत अच्छे तरीके से हुआ। और आप सबको मालूम है कि जब जेई और नीट की परीक्षा हमने करवाई थी तो उसके बाद जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, विशेष करके जो बिहार में जो आम चुनाव हुआ था विधानसभाओं का, उसमें चुनाव आयोग ने बाकायदा जेई और नीट में जिस तरीके से व्यवस्था की गई उसका उदाहरण लेते हुए उस चुनाव को कराया था, और वो भी सफलतम चुनाव हुआ था, जो करोड़ों लोगों ने अपने मतदान को उपयोग किया था। ये छोटी बात नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक देखने लायक बात है, एक समझने वाली बात है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करती है। जो नीट का एग्जाम है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 5.14% अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये भी अपने में रिकॉर्ड है। और जो वैयक्तिक दूरियां और सुरक्षा की दृष्टि से छात्रों ने की है, उसमें हमने परीक्षा केंद्रों को जरूर बढ़ाया था। 52% के करीब लगभग हमने बढ़ा करके उनको 3862 परीक्षा केंद्रों को स्थापित किया था। तो उसको हमने 52% इसलिए बढ़ाया ताकि जो सुरक्षा के दृष्टि से दूरियां वो हों, और क्योंकि हमारे लिए आपकी सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। जेई की परीक्षा के लिए भी हमने जो सेंटर बनाए थे एग्जाम के, वो 570 से बढ़ाकर 660 कर दिए थे, और 99% छात्रों को उनकी पहली प्राथमिकता क्या है उनको वो सेंटर दिया था। ये भी पहली बार हुआ, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार यदि उसको चेंज करना पड़ा तो अंतिम क्षण तक भी ऐसे अवसर आए। ये भी पहली बार हुआ जब इतने ज्यादा केंद्र के, पहली बार हुआ जब उनको दोबारा मौका मिला, पहली बार हुआ जब 99% छात्रों को जहां वो अपना केंद्र चाहते थे उनको उनके अनुरूप केंद्र मिला, उनके जो निकटस्थ केंद्र था। अब मुझे लगता है कि जैसे आपने बार जब आप मुझे मेल भेजते थे, मेरे ट्विटर पर चर्चा करते थे कि ऐसा समय है कि जब हम बाहर नहीं निकल सकते और हमको नीट की परीक्षा को देना है, तो कैसे हम अभ्यास करें। तो मैं एनटीए के डीजी को भी इस अवसर पर बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल टेस्टिंग ऐप, एक नया ऐसा ऐप बनाया था जिसपे आप लाखों छात्रों ने अपनी परीक्षा को स्वयं लिया था, और उसी का परिणाम था कि आप में आत्मबल बना। आपके घर पर ही पूरा ऐसा केंद्र दे दिया था आपके मोबाइल पर, जब आपको इस बात का गर्व होगा और आपको आत्मविश्वास हुआ होगा कि हाँ, जो परीक्षा आपने दी है वो कितना सहायक आपके लिए साबित हुआ है। मुझे खुशी है कि सीबीएसई ने भी एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग की सुविधा छात्रों को उपलब्ध कराई है, और इसके माध्यम से 75 काउंसलर भारत में और 22 काउंसलर जापान, ओमान, सऊदी अरब, नेपाल, कुवैत जैसे देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आपको याद होगा और आपको ये जानकर के बहुत खुशी होगी कि हमारे सीबीएसई के पूरी दुनिया में स्कूल है,
और लोगों में सीबीएसई के स्कूलों में जाने की दुनिया के चला। अभी कुछ दिन पहले मैं ओमान से जुड़ा था और ओमान के शिक्षा मंत्री और सब लोगों ने इस बात को कहा कि ये जो सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है उसमें उत्कृष्टता है। वहाँ दर्जनों स्कूल हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे देश में लगभग 27-28 देशों में ये स्कूल है सीबीएसई के। आपको याद होगा कि जब ये बार बार अभिभावकों से और आप लोगों से ये आया कि हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानसिक दबाव बढ़ रहा है और अवसाद में जाने की स्थिति होती है, तो हम लोगों ने तुरंत आपसे विचार विमर्श परामर्श करके हम लोगों ने मनोदर्पण जैसे महत्वपूर्ण हम कार्यक्रम को योजना को लाए थे और उस मनोदर्पण में आज 300 से भी अधिक ऐसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक है जो लगातार आपसे संवाद कर रहे हैं और उनके एक जो पोर्टल है उनके वेबसाइट में जाकर के तमाम प्रकार की वो गतिविधियां, जब भी कोई परेशानी आपको होती है आप उस वेबसाइट का अध्ययन कर सकते हैं, उससे अपनी सूचनाओं को निकाल सकते हैं और जरूरत पड़े तो सीधे 24 घंटे वो 300 डॉक्टर आपके लिए हेल्पलाइन के साथ जुड़े हुए हैं। आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि जब पूरी दुनिया संकट से गुजर रही थी कोविड के और अभी भी उस संकट से उभरी नहीं है, ऐसे वक्त में हमारे देश में एक वरदान के रूप में नई शिक्षा नीति का उदय हुआ है। ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने बहुत उत्सव के साथ उसको स्वीकार किया है और आप सबको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार था, सबसे बड़ा नवाचार था जो ग्राम प्रधान से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जो परामर्श हुआ हो, छात्र से लेकर अभिभावक तक परामर्श हुआ हो, विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर के और अध्यापक तक हुआ हो। और मैं समझता हूं कि इसकी प्रशंसा देश ने जहां चौतरफा इस नई शिक्षा नीति की प्रशंसा हुई है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे विशेषज्ञ हो, चाहे कोई संस्थाएं हो, ग्राम सभा से लेकर के पार्लियामेंट तक उसमें बहस हो और उसके बाद भी उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके 2 लाख से भी अधिक उस पर सुझाव मिलते हो और एक एक सुझाव का विश्लेषण करने के बाद वो शिक्षा नीति बनती हो जो इस देश के प्रख्यात वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में वह जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और इसकी आज पूरी दुनिया के देश अब ये कह रहे हैं कि हम इस नई शिक्षा नीति को, भारत की नीति को अपने देश में लागू करना चाहते हैं। अभी आपको कुछ ही दिन पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि जो भारत ज्ञान का केंद्र था पहले, उन्होंने इस बात के लिए शिक्षा मंत्रालय को, हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है कि फिर भारत को जो उसकी जो पूरे विश्व में जो भारत गुरु था, उस भारत के गुरुत्व का पुनरुद्धार इस नई शिक्षा नीति में देखने को मिल रहा है। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अभी कल ही में जब यूएई के शिक्षा मंत्री जी से मिला, संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री जी ने, जिनके साथ 1-1.5 घंटा हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई, बहुत प्रशंसा इस नई शिक्षा नीति की है और बहुत सारी चीजों पर दोनों देश किस तरीके से हम और शिक्षा को और सुदृढ़ कर सकते हैं, उस दिशा में उन्होंने अपेक्षा की कि क्या क्या आगे हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि जो नई शिक्षा नीति है, ये नई शिक्षा नीति आपके लिए तमाम अवसरों को लेके आई है, व्यापक परिवर्तन और व्यापक सुधारों के साथ आई है। इस नई शिक्षा नीति ये जो आपके भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है और ये जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत की बात की है,
ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सुंदर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, सशक्त भारत हो, आत्मनिर्भर भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो। वो श्रेष्ठ भारत की, उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला ये नई शिक्षा नीति बन करके आई है। मुझे भरोसा है कि ये नई शिक्षा नीति आपको विकल्प भी देगी और अवसर भी देगी। इसकी मदद से आप रिफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और परफॉर्म भी करेंगे। और ये जो शिक्षा नीति है ये सामान्य नहीं, ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरैक्टिव भी है, इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है, और ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर है। और इसीलिए पूरी दुनिया को बहुत अच्छा उत्साह इस शिक्षा नीति को लेकर का है। ये भारत केंद्रित भी है, ये जीवन मूल्यों से जुड़ी भी है। आज दुनिया आज जिस संकट से होकर के गुजर रही है, उससे आप उनको लगता है, महसूस होता है कि नहीं, भारत की जो जीवन मूल्यों से जुड़ी शिक्षा थी, जिसमें ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार भी था, लेकिन उसकी मूल रीढ़ जीवन मूल्यों की शिक्षा होती थी, वो फिर भारत की नीति, नई शिक्षा नीति नए बदलावों के साथ आपके सामने आई है। आप इस नई शिक्षा नीति के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उस आपके माध्यम से ही इसको और आगे बढ़ना है। और आज फिर हम एक बार विमर्श के लिए आए हैं। मैंने मोटी मोटी बातें आपसे कही हैं, जोड़े हैं। अभी भी आपके मन में कुछ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, और मैं लगातार देख रहा हूं कि एक के बाद एक बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं, आए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। मैं आपको शुभकामनाओं के साथ शुरू करता हूं कि आपके मन में इसके बाद भी यदि कोई, क्योंकि आपके कुछ सुझाव आए थे, उन सुझावों को मैंने निचोड़ करके कुछ चर्चा की, और अभी भी लगातार आपके सुझाव आते रहे हैं। अभी भी आपको कुछ प्रश्न करना हो तो आप करिए। जी, जिज्ञांस कह रहे हैं कि नमस्ते सर, मेरा नाम जिज्ञांस है और मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। हम लोगों को स्कूल बंद होने की वजह से लैब में जाने और प्रैक्टिकल करने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया। क्या हम लोगों की सीबीएसई की प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द या पोस्टपोन होंगी? जिज्ञास, ये बात बिल्कुल सही है, और आपका जो कहना है कि आपको वो नहीं मिल पाया, और क्या जो मौका नहीं मिल पाया, तो क्या ये प्रैक्टिकल स्थगित होंगे या बंद होंगे या आगे के लिए होंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ जिज्ञास की, जो सीबीएसई का जो बोर्ड है, उसमें जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्कूली स्तर पर होते हैं, और इसलिए यदि ऐसा लगेगा कि संभावनाएं नहीं दिखेंगी कि आप अपने लैब में जा पा रहे हैं और प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं, वैसे तो मुझे भरोसा है कि आगे आने वाले समय में परिस्थितियां अनुरूप होंगी, अनुकूल होंगी। लेकिन यदि ऐसा लगेगा कि अभी भी परिस्थितियां अनुरूप नहीं हो रही, अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है कि यदि लैब में प्रैक्टिकल नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, तो परीक्षाएं कैसे करके दी जाएंगी। तो इस दिशा में निश्चित रूप में जो आपका सुझाव है, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, उस सुझाव पर हम लोग विचार करेंगे। जी, दूसरा प्रश्न अविशम आप कह रहे हैं कि यदि हम प्रतियोगी परीक्षा से 10 से 20% पाठ्यक्रम को हटा दें और शेष पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ अतिरिक्त समय दें, तो यह सबसे बड़ा अच्छा काम होगा, और परीक्षा रद्द नहीं करें, लेकिन छात्रों को अतिरिक्त समय दें। विश्वम, आपकी बिल्कुल सही बात है, और आपने जो कहा है कि 10 से 20% उसको कम कर दें और थोड़ा सा समय बढ़ा दें, आपका जो विचार है बिल्कुल सही है। और आपको मालूम है कि कुछ तो अभी 10 से 20%, क्या सीबीएसई ने तो 30% तक अपने पाठ्यक्रम को कम किया है, और आपने कहा है कि आगे समय थोड़ा सा और मौका मिलना चाहिए। यदि ऐसी ही परिस्थिति रही
आपको याद होगा कि पिछली बार हमको 1 बार, 2 बार, 3 बार परिस्थिति जनित निर्णय लेने पड़े थे। कब तो परीक्षा होती थी और परीक्षा के बाद फिर पीछे गए, हम लोग इस आशा में रहे कि अब होता है तब होता है, और हमने 2 बार या 3 बार लगभग उन तिथियों को परिवर्तित किया है और वो वक्त आपको मिला है। यदि कभी ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको समय चाहिए, उस समय का विस्तार करना है, तो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन आपकी बिल्कुल जो बात है वो सही है, और आप जैसे बहुत सारे, कम से कम जो आपने इच्छा व्यक्त की है, मैं देख रहा हूं जो मेरे को सुझाव है उसमें भी बहुत सारे लोगों के सुझाव आए हैं जो आपने सुझाव दिए। जी प्रियांशु, प्रियांशु कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस से हटाए गए चैप्टर्स को लेकर के छात्रों और हमारे शिक्षकों के बीच अभी भी काफी संदेह भ्रम बना हुआ है। क्या हटाए गए चैप्टर्स के विषय में पृष्ठ संख्या के साथ साथ एक डिटेल हमें वीडियो और पीडीएफ के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सकती है? प्रियांशु, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न कई और छात्रों का भी है, और मुझे लगता है और कुछ छात्रों ने ये भी कहा, जब ये प्रश्न आए तो बहुत सारे छात्रों ने ये कहा कि नहीं, हमारे स्कूल ने उस जानकारी हमको प्राप्त प्रदान कर दी है। ये जो सीबीएसई का बोर्ड है, इसकी आप यदि साइट पर जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीबीएसई के चेयरमैन मनोज आहूजा जी ने मुझे बताया, और हमारी जो सचिव है स्कूली शिक्षा अनीता जी ने मुझे बताया कि हमने ऑलरेडी उस सीबीएसई बोर्ड का जो पेज है, जो उसका साइट है, उस साइट पर ऑलरेडी इसको डाला हुआ है, तो आप उसको निकाल सकते हैं।